आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स के बारे में और स्पेसिफिकली ये कॉन्वर्सेशन फोकस्ड होगी सोर्स कोड को लेकर। जिस दिन से डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस डील को अप्रूव किया है तब से ये कॉन्वर्सेशन चल रही है कि क्या इस डील के साथ में भारतीय वायुसेना को सोर्स कोड मिलेगा या नहीं। इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारत को किसी भी तरीके का सोर्स कोड नहीं मिल रहा है। हालांकि 2-3 दिन के बाद में एक स्पेसिफिक सोर्स को कोट करते हुए द ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट की थी जहां पर उन्होंने कहा था कि सोर्स कोड मिल रहा है। आमतौर पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कंफ्यूजन बढ़ाती है और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करें और समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, इनिशियली जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी तब हम लोगों ने कहा था कि ये डील लगभग 35 बिलियन US डॉलर की होगी। कई सारे पॉपुलर आउटलेट्स की तरफ से इस चीज को रिफ्यूट करने की कोशिश की गई थी और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में बोलते हुए गाली गलौज पर आ गए थे। अब जब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये 35 बिलियन यूरोस की डील होगी, तो इनमें से कोई भी अपने पुराने आर्टिकल्स, वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर माफी नहीं मांगेगा। देखिए, ये चीजें डेलिबरेटली की जाती हैं क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक तरीके का एजेंडा पुश करना होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके स्पॉन्सर्स डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है। लकीली ये सारी परेशानियां हमारे साथ नहीं है और इसी वजह से ये सोर्स कोड वाली डिस्कशन को हम लोग और ज्यादा डिटेल में ले जा सकते हैं। देखिए, जब भी आप बाहर से किसी वेपन सिस्टम को अक्वायर करते हैं तो उसको 4 अलग अलग तरीकों से अक्वायर किया जा सकता है। एक होता है प्योर इंपोर्ट, जहां पर वेपन सिस्टम्स बाहर से खरीदे जाते हैं और देश में इनको लेकर किसी भी तरीके का काम नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन होता है लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर कुछ कंपोनेंट्स देश में बनते हैं और बाकी सारे कंपोनेंट्स बाहर बनकर देश में आते हैं जहां पर फाइनल असेंबली की जाती है। तीसरी कैटेगरी है टेक एब्जॉर्ब्ड असेंबली। यहाँ पर वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब किया जाता है और कंपैरेटिवली ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी कंट्रोल के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो वो होता है को डेवलपमेंट, जहां पर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम के बेसिस पर नया सिस्टम बनाते हैं और उसमें ज्यादातर इंडिजिनस कंपोनेंट्स ऐड करते चले जाते हैं। इनके अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो प्योर इंपोर्ट था 36 रफाल फाइटर जेट जो इनिशियल रफाल डील के दौरान एग्जीक्यूट किया गया था। वहां पर ऑफ द शेल्फ 36 रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर किए गए थे। लगभग उसी तरीके से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के केस में भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। हालांकि इस तरीके के इंपोर्ट्स के साथ में एक ऑफसेट क्लॉज होता है जिसके हिसाब से मेकर्स को कुछ पैसा देश में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यही कारण था कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के फ्यूसलाज भारत में बन रहे थे, जिसको बोइंग और टाटा की एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना रही थी। लाइसेंस असेंबली की अगर बात की जाए तो C295 एक प्योर लाइसेंस असेंबली है और टाटा इस समय इन एयरक्राफ्ट को देश में असेंबल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अगर टेक एब्जॉर्ब असेंबली की बात की जाए तो Su-30 MKI के केस में HAL इनकी टेक एब्जॉर्ब असेंबली कर रहा था। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से भारत में असेंबल किए जाते हैं और यहाँ तक कि इंजन को भी भारत में असेंबल किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस असेंबली के दौरान यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब किया गया है और इसी वजह से आप अस्त्रा से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को इसके ऊपर इंटीग्रेट कर पाए। वहीं पर अगर आप को डेवलपमेंट की बात करें तो रशिया में याखोंत मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए को डेवलप की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसके ऊपर बहुत सारे इंडिजिनस कंपोनेंट थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर रैमजेट को छोड़कर बाकी सारा कुछ इंडियन है। करंट सिचुएशन के हिसाब से रफाल डील की अगर बात की जाए तो ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आते हैं और बेसिकली यहाँ पर आइडिया है कि HAL की मोनोपोली खत्म की जाए ताकि HAL को छोड़कर कोई और वेपन मेकर्स इन एयरक्राफ्ट को भारत में बना सके। परेशानी ये है कि इस समय HAL को छोड़कर किसी भी मेकर के पास में इस तरीके की क्षमता नहीं है और इसी वजह से क्वेश्चन घूम फिर कर आता है कि क्या भारत को सोर्स कोड मिलेगा या नहीं। अगर सोर्स कोड भारत को यहाँ पर मिलता है तो ये काफी हद तक Su-30 MKI की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अगर सोर्स कोड नहीं मिलता है तो काफी हद तक ये C295 कैटेगरी में रहेगा और हर एक चेंज के लिए आपको फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। पैसे आपके लगेंगे वो अलग चीज है, लेकिन आपके पास में किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होगा। हिस्टोरिकली फ्रांस एक रिलायबल पार्टनर रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं वो हम लोग पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनल डील किस तरीके से नेगोशिएट होती है और क्या ये परचेस लाइसेंस असेंबली तक ही रह जाती है या टेक एब्जॉर्ब असेंबली तक पहुंचती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।